नमस्कार, नज़रिया में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। नज़रिया के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे देश में मीडिया के हालात पर। भारत में मीडिया ने काफ़ी तरक्की की है। नए टीवी चैनल्स खुले हैं, कई नए अखबार भी शुरू हुए हैं। तकनीक और डिज़ाइन के नज़रिए से देखें तो हालात बहुत बदले हुए हैं, बहुत बेहतर हुए हैं। लेकिन इसी दौर में मीडिया पर कई सवाल भी उठे हैं। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे इन सवालों पर। क्या हो सकते हैं इन सवालों के जवाब और ये सवाल कितने वाजिब हैं। मीडिया विस्तार के लिहाज से भारत में अभी भी काफ़ी संभावनाएं हैं। एक अरब से ज़्यादा आबादी वाले इस देश में मीडिया ने अभी सैचुरेशन पॉइंट हासिल नहीं किया है और विशेषज्ञों का मानना है कि मीडिया बिजनेस के लिए भारत एक मुफीद जगह है। उस वक्त जब दुनिया के कई देशों में अखबारों के पाठक घट रहे हैं, भारत में इसकी संख्या अब भी लगातार बढ़ रही है। भारत की प्राकृतिक बनावट, बिजली की पहुंच और साक्षरता दर को देखते हुए रेडियो की अहमियत अभी भी बरकरार है और खबरिया टीवी चैनलों ने अभी 1.5 दशक का सफ़र ही तय किया है। लिहाजा टीवी से जुड़े लोग इसे अब भी नया माध्यम बता रहे हैं। इंटरनेट इन सब से नया है और सबसे तेज़ी से विस्तार भी पा रहा है, लेकिन इसका सफ़र अभी काफ़ी लंबा है। इन सारे माध्यमों ने कई ऐसे काम किए हैं जो अपने आप में मिसाल हैं, लेकिन सवाल भी कई हैं। There have been media-related developments that are disconcerting. They raise questions about the media's objectivity and credibility. These relate to 1. Cross-media ownership. 2. The phenomena of paid news. 3. Media ethics and the need for effective and viable self-regulatory mechanisms. 4. The declining role of editors and their editorial freedom. And 5. The need to improve working conditions of media personnel, their safety and security. इनसे जुड़े मुद्दों पर देश में कई अध्ययन हो चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ने क्रॉस मीडिया ओनरशिप पर साल 2009 में सूचना प्रसारण मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की उप समिति ने 1 अप्रैल 2010 को पेड न्यूज़ पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट दी। टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने मीडिया के ओनरशिप पर कुछ महीने पहले एक सलाह पत्र पेश किया और संसद की स्थायी समिति ने 6 मई 2013 को पेड न्यूज़ पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। स्थायी समिति ने माना है कि लोकतंत्र की जीवंत प्रक्रिया में पेड न्यूज़ बाधा पहुंचा रही है। समिति का मानना है कि लोकतंत्र के जिस चौथे खंभे की तरह मीडिया को देखा जाता रहा है, हाल फिलहाल के रवैये से वो शक के दायरे में आ गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी में बड़ा लंबा डिलिबरेशन रहा। इस बात से सब लोग सहमत हैं कि ये एक बहुत बड़ा कैंसर पैदा हो गया है। अब इसके लिए प्रॉब्लम ये आ गई है कि अगर कोई जेन्युइन केस भी अगर कोई लिखता है, एक सवाल उठता है कि कोई जेन्युइन भी कोई अपना रिपोर्टर कोई करता है, वो भी शक के दायरे में आता है। फरवरी 2011 में चुनाव आयोग ने एक प्रस्ताव तैयार किया कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन कर पेड न्यूज़ को एक अपराध घोषित किया जाए। आयोग का मानना है कि किसी उम्मीदवार को फायदा या फिर नुकसान पहुंचाने की नीयत से छापी गई खबर अपराध से कम नहीं है। आयोग की कार्रवाई के बाद पेड न्यूज़ के मामले बड़े स्तर पर उजागर हुए हैं। हम नहीं कह रहे कि बिका हुआ खबर पेड न्यूज़ बंद हो गया, मगर थोड़ा बहुत असर पड़ा। निर्वाचन आयोग बहुत सारे राज्य में कारण दिखाओ नोटिस देगा, हजारों कारण दिखाओ नोटिस दिया। गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में, बिहार में
अलग अलग राज्यों में अब जो पैसे देते हैं, जो घूस देते हैं और घूस लेते हैं, वो थोड़ा बहुत सतर्क हो गए। मान लिया, मैं ये भी माना कि एकदम बंद नहीं हुआ, इसके पहले तो ये भी नहीं था। बीते कुछ सालों से चुनाव आयोग ने राज्य और जिला स्तर पर खबरों की निगरानी का ढांचा तैयार किया है। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी यानी MCMC चुनाव के दौरान खबरों पर नजर रखती है। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी में ये बात भी उठी कि MCMC की संरचना को और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, खासकर जिला अधिकारी की बजाय किसी स्वतंत्र व्यक्ति को इसकी मॉनिटरिंग की बात की गई है। डीएम के पास सैकड़ों महकमे हैं। अगर सरकार मुनासिब समझती है, और हमने इसमें कहा भी है, अपनी रिपोर्ट में भी हमने अपनी एक दरख्वास्त लगाई थी कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट हो और जितनी जल्दी हो, ख़ासतौर से इस इलेक्शन से पहले ही हर ज़िले में एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या जो भी उसका नाम रखा जाए, उसकी एक्सक्लूसिव उसकी ड्यूटी ये हो, उसके पास एक पूरा महकमा हो जो हर खबर को उसकी शिनाख्त करे। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार अस्तित्व में आई MCMC की निगरानी के बावजूद पेड न्यूज के मामले सामने आते रहे हैं। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज के 121 मामले देखे गए। 2011 में केरल में 42, पश्चिम बंगाल में 23, तमिलनाडु में 147 मामले सामने आए। बीते साल खत्म हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के पास पेड न्यूज की 523 शिकायतें मिली, जिनमें से 339 उम्मीदवारों को नोटिस भेजकर आयोग ने तलब किया और हैरत अंगेज तरीके से उनमें से 201 उम्मीदवारों ने खबरों के बदले पैसे देने की बात कबूल की। गुजरात विधानसभा चुनाव में आयोग के पास 444 शिकायतें आईं। उनमें से 224 मामलों में आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग का मानना है कि इनमें से कम 126 मामले बेहद गंभीर हैं। हिमाचल प्रदेश में 211 मामलों की शिकायत आयोग को मिली, जिनमें से 190 केस में नोटिस जारी किया गया। आयोग उनमें से 91 को पेड न्यूज के कंफर्म मामले मानता है। ठीक इसी तरह कर्नाटक में भी पेड न्यूज की 76 शिकायतें मिली, जिनमें से आयोग ने 61 मामलों में नोटिस जारी किया। तहकीकात के बाद आयोग ने 42 मामलों को पेड न्यूज के कंफर्म केस माना है। प्रेस काउंसिल में भी इस बात पर बहस हो चुकी है और काउंसिल का मानना है कि कई ऐसी बीट हैं जहां पेड न्यूज की संभावना ज्यादा रहती है। पेड न्यूज़ तो सिर्फ इलेक्शन के नहीं है, ये तो एंटरटेनमेंट में हो रहा है। तो जैसे आपको याद है, मुंबई में लोग बोल रहे थे सभी फिल्म रिपोर्टरों को एक एनवेलप दे रहे थे, उस पर पैसे दे रहे थे तो पब्लिसिटी देने के लिए। मीडिया के अलग अलग मंच पेड न्यूज पर एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि बड़े टीवी चैनलों पर पेड न्यूज के आरोप कम लगे हैं। लिहाजा टीवी चैनलों की संस्था न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ये जोर देकर कहती है कि पेड न्यूज प्रिंट मीडिया का मसला है। बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि एक भी NBA मेंबर नहीं है जिसके ऊपर पेड न्यूज का एलिगेशन लगा है। There is not one single member, there is not one single complaint against any NBA member. ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स है, हमारे जो NBA के कोड्स एंड गाइडलाइंस है, उसमें एक गाइडलाइन एंड एडवाइजरी है पेड न्यूज़ के ऊपर। हालांकि प्रेस काउंसिल का मानना है कि क्षेत्रीय चैनलों पर बड़ी संख्या में पेड न्यूज़ के मामले देखे जाते हैं। पेड न्यूज़ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हैं, हम प्रेस काउंसिल में देखे हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत व्यापकता है, हरियाणा में था, हर जगह। मगर आपको क्या लगता है, आप तो दिल्ली में बड़ा इंग्लिश या हिंदी चैनल देखते हैं, आप तो रीजनल चैनल्स देखना है और केबल टीवी में देखना है, उसमें ये सब चलता है पेड न्यूज़। प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट में पेड न्यूज़ के कई कारण गिनाए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्ट्रिंगर और जिला संवाददाताओं के कम वेतन पेड न्यूज के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। दिस इज द ऑनेस्टी ऑफ द मीडिया हाउस। आपके सबसे बड़े हिंदी अखबार
पेड स्टाफ बहुत कम मेंटेन करते, स्ट्रिंगर की बेस बहुत बड़ी होती है उनकी, वो क्यों नहीं दे सकते प्रॉपर सैलरीज फॉर न्यूज़ गैदरिंग? अब वो कहते हैं कि वे चेंजिंग दिस, मगर दिस इज़ यू कैन कॉल इट अ काइंड ऑफ पेड न्यूज़, क्योंकि वो बेचारा क्या करे? और उसको कहा जाता है कि तुम एडवर्टाइजिंग भी ले आओ, ये भी करो, वो भी करो। स्ट्रिंगर जो नीचे होता है कि उसको खबर भी लाना है और एडवर्टाइजिंग भी लाना है। वेतन और नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को संसद की स्थायी समिति भी वजह मानती है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामले को छोटा करके देखना होगा। पूरा ब्लेम बिल्कुल छोटे लोगों के ऊपर मतलब द लोअर पेड एम्प्लॉयज़ के ऊपर डालना इज़ ऑल्सो नॉट अ वेरी करेक्ट थिंग, क्योंकि आप जानते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी अगर प्रिंट में जाए या कोई भी ऑन एयर जाए, एडिटर्स के बिना वो जा नहीं सकता है, मतलब अनलेस द एडिटर इज़ कन्विंस्ड। और नॉर्मली एडिटर का इंटरवेंशन का मतलब है कि सोर्सेज को वेरीफाई करना, ऑथेंटिसिटी को देखना, एक्यूरेसी को देखना। अगर उसके बावजूद ये ऑन एयर गया है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्वमेंट है। भारत में मीडिया की जिस हद तक विज्ञापन पर निर्भरता है, उससे संपादकीय फैसले में मुश्किल आती है। लिहाजा रेवेन्यू मॉडल एक बड़े सवाल के तौर पर सामने है। इंडियन कंज्यूमर पैसे नहीं देना चाहता है मीडिया के लिए, और एडवर्टाइजिंग कम है, इतने लोगों के लिए काफ़ी नहीं होता है। तो पेड न्यूज़ और हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो पब्लिकेशंस है वो तो साफ साफ कह देते हैं कि ये सेक्शन में जो निकल रहा है दैट कुड बी पेड न्यूज़। वो पेड न्यूज़ नहीं कहते, एडवर्टाइजिंग फीचर कहते हैं, मार्केटिंग फीचर कहते हैं। तो इट्स बिकम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू मॉडल ऑफ मीडिया। कई नेताओं ने ये बात स्वीकार की है कि चुनाव के दौरान खबर छापने के लिए अखबारों ने उससे पैसे मांगे। लगभग सब राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि पेड न्यूज़ को एक अपराध घोषित किया जाए और इस संबंध में एक कानून बनाया जाए, लेकिन अभी भी ठोस पहल का इंतजार है। ब्रेक के बाद पेड न्यूज़ की रोकथाम पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बेहद छोटा सा ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नज़रिया में आज हम बात कर रहे हैं देश में मीडिया के हालात पर। जहां तक पेड न्यूज़ का सवाल है, राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और मीडिया के बीच इस पर लंबी बहस हो चुकी है। सभी ये मानते हैं कि पेड न्यूज़ लोकतंत्र और मीडिया की विश्वसनीयता दोनों के लिए बड़ा नासूर है, लेकिन अभी भी इसको पूरी तरह से रोके जाने के उपाय नहीं हो पाए हैं। पेड न्यूज़ पर निगरानी के साथ साथ चुनाव आयोग उम्मीदवारों के खर्चे की पड़ताल करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में आर शिवारामा गौड़े बनाम पीएम चंद्रशेखर मामले में कहा कि उम्मीदवारों ने जो खर्च का ब्यौरा दिया है, आयोग उसकी तहकीकात कर सकता है और गड़बड़ी पाए जाने पर जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 10A के तहत उसको अयोग्य ठहरा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक विशेष धारा आई 10A की, जिसमें इस बात को कहा गया कि यदि आपका एक्सपेंडिचर सही ढंग से तथ्यों से पुष्टि करके वह नहीं दिया गया है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसे मसलों में निर्णय लेकर डिस्क्वालीफाई तक कर सकते हैं। हालांकि 13 मार्च 2013 को कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए चुनाव आयोग की इस शक्ति को चुनौती दी है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 20 अक्टूबर 2011 को राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी की तरफ से बिसौली सीट जीतने वाले विधायक उमलेश यादव पर कार्रवाई की। आयोग ने उमलेश यादव पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई। पहली मर्तबा पेड न्यूज़ पर देश में कोई कार्रवाई हुई, लेकिन जिन अखबारों में वो खबर छपी उन पर कार्रवाई नहीं हो सकी। मीडिया पर कोई एक्शन आप नहीं ले सकते, क्यों? तो सिर्फ एक ही चीज़ है, इनकम टैक्स वाले आप पर अनअकाउंटेड मनी, मगर आप एक उसको रसीद दिए तो वो तो सिर्फ एक मॉरल प्रॉब्लम है, क्रिमिनल प्रॉब्लम नहीं है। पेड न्यूज़ के मुद्दे पर मीडिया पर कार्रवाई करने के लिए अब तक कोई कारगर कानून नहीं बन पाया है। संसद की स्थायी समिति ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को रोकथाम के कुछ उपाय बताए हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है
कि जब तक पेड न्यूज़ को अपराध नहीं घोषित किया जाएगा तब तक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। ये कानून इसलिए नहीं बन रहा है कि इसमें हर पार्टी इन्वॉल्व है और कोई पार्टी भी मीडिया से अपना पंगा लेने को तैयार नहीं है। हम बात जितनी भी चाहे कर लेंगे, लेकिन अपोजिशन में हो या रूलिंग पार्टी हो, इन सब के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। मीडिया में क्रॉस ओनरशिप एक और ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत में हाल ही में बहस शुरू हुई है। मीडिया के कई ऐसे घराने हैं जो रेडियो, टीवी चैनल्स और अखबार के मालिक हैं। यूरोप की तर्ज पर भारत में भी अब इस मसले पर पाबंदी लगाने को लेकर बहस चल रही है। ट्राई ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट इस संबंध में पेश किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ने जब 2009 में क्रॉस मीडिया ओनरशिप पर रिपोर्ट सौंपी तो उसमें बताया गया कि देश के शीर्ष 23 टीवी नेटवर्कों में से 11 का प्रिंट और रेडियो में भी स्टेक है। ट्राई की नई रिपोर्ट में ये तस्वीर और ज़्यादा साफ हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि एक ही बिजनेस घराने का अलग अलग मीडिया में स्टेक से विचारों की बहुलता खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में हालात अभी ठीक ठाक हैं। मतलब 80,000 न्यूज़पेपर अगर रोज़ पब्लिश हो रहे हैं, अगर वो प्लुरैलिटी नहीं है तो क्या है प्लुरैलिटी? अगर 800 चैनल्स रोज़ निकल रहे हैं तो वो प्लुरैलिटी नहीं दे रहा है तो क्या प्लुरैलिटी दे रहा है? ये नहीं कि सारे 800 एक ही आदमी से ओन्ड हैं, बहुत से ओनर्स हैं वो 800 चैनल्स के। क्रॉस मीडिया, थियोरेटिकली क्रॉस मीडिया ओनरशिप एक इशू है, मगर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मीडिया है, अभी तक उसकी प्रॉब्लम उतना नहीं हुआ है। प्रॉब्लम होता है व्हेन जैसे टीवी सिनारियो में तमिलनाडु में अगर आपका केबल नेटवर्क ओनर और टीवी का सबसे बड़ा चैनल नेटवर्क ओनर एक ही हो, फिर प्रॉब्लम ज़रूर होता है। सो यू कैन नॉट बी बोथ कैरेज एंड कंटेंट। भारत में बिजनेस में प्रतियोगिता को बहाल करने की जिम्मेदारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की है। मीडिया बिजनेस भी इसी दायरे में आता है। लिहाजा कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक मीडिया के लिए अलग नियम बनाना मुश्किल काम है। लेकिन दुनिया के कुछ मुल्कों में क्रॉस मीडिया ओनरशिप पर बने नियम को आधार बनाकर भारत में नीति बनाने की बात भी चल रही है। तो ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस पर किसी प्रकार का कुठाराघात तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि अपने में ही ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो मोनोपोली ऑफ एक्सप्रेशन में अपने को कन्वर्ट कर ले, देयर बाई इंक्लूसिविटी की बजाय एक्सक्लूसिविटी हो जाए कि बाकी सभी के एक्सप्रेशन जो है वो इररिलेवेंट हो जाए, तो वह भी तो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कुठाराघात है। मीडिया रिपोर्टिंग के जरिए बिजनेस हितों का बचाव न हो, इसके लिए ठोस नियम बनाने पर भी देश में बहस चल रही है। पेड न्यूज़ और क्रॉस मीडिया ओनरशिप की तरह ये भी एक बड़ा मर्ज है और तकरीबन हर तबके का मानना है कि इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हर हमारा सेक्टर्स पे ये पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। व्हाट इज़ माय इंटरेस्ट? जैसे हम न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं किसी कंपनी के बारे में, वो हमारा सिस्टर कंपनी है तो हम बताना है। ये अखबार के साथ जो कंपनी है, या हम बोल सकते हैं हम माइनिंग में हमारा एक कंपनी है, तो वो तो पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, चूँकि मीडिया एक बड़ा पावरफुल चैनल होता है, इसलिए इस पर किसी प्रकार से चाहते हैं कि कैप्चर कर लें और इसके जरिए अपने इंटरेस्ट को प्रभावित करें। यद्यपि यह तथ्य सही है बहुत मानों में, लेकिन हमको किसी प्रकार की परिभाषा जो कि संकुचित हो, थोड़ी संकीर्ण हो, रिस्ट्रिक्टिव हो, उस नहीं करना चाहिए। अभी भी कई लोगों को उम्मीद है कि अगर संपादक चाहे तो इन दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मीडिया के भीतर खाने जो संरचना विकसित हुई है उसमें संपादक की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही है। Experience shows that the best guarantee for safeguarding the public interest is to have
strong and independent-minded editors. Today, they are an endangered species. The slow erosion of the institution of editor in Indian media organizations is a reality. When media space and media products are treated solely in terms of revenue maximization strategies, editors end up giving way to marketing departments. ऐसा माना जा रहा है कि आज़ादी का मतलब मीडिया अपनी बेरोक-टोक गतिविधियों को मान रहा है, लिहाजा नियमन की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने बीते दिनों में इस बहस को बार बार उठाया, लेकिन निजी टीवी चैनलों ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स स्टैंडर्ड अथॉरिटी नाम की संस्था बनाई है। NBSA का मानना है कि स्वनियमन का उनका तरीका बेहद कारगर है और सरकार भी अब इसे महसूस करने लगी है। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो हमारे मेंबर्स नहीं हैं, जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स आए हैं और मिनिस्ट्री ने NBSA को रिक्वेस्ट किया है कि ये आप देखिएगा। तो ये नहीं कि NBSA बाकी चैनल्स का भी नहीं देख रहा है, और आस्ते आस्ते जैसे उनका रेपुटेशन बढ़ रहा है, आई एम श्योर मिनिस्ट्री भी कहेगी कि हाँ, यही सबसे बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। स्वनियमन की बजाय जस्टिस काटजू ने एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था के जरिए नियमन की वकालत की। उनके अलावा कई और विशेषज्ञों ने भी ये इच्छा जाहिर की कि प्रेस काउंसिल को ही मीडिया काउंसिल में तब्दील कर दिया जाए। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी इसकी ज़रूरत पर जोर दिया गया है, लेकिन नियमन की वो संस्था कैसी हो और उसका नाम क्या हो, इसको लेकर कमेटी आश्वस्त नहीं है। हालांकि नियमन की ज़रूरत पर अब भी काफ़ी जोर है। गुड सेल्फ रेगुलेशन, नॉट जस्ट सेल्फ रेगुलेशन, बिकॉज जैसे प्रेस काउंसिल है, अभी तो प्रिंट पर वो रेगुलेशन कर रहा है, अच्छा रेगुलेट। और प्रेस काउंसिल इज़ नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी, इट इज़ नॉट ए, इसमें हर तरह का लोग हैं। मीडिया से 21 लोग मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जो एकेडमिक्स से है, जो लीगल फ्रेटर्निटी से है, इवन फ्रॉम लिटरेचर फील्ड एज ए मेंबर, तो एक सुप्रीम कोर्ट जज। तो ऐसा एक गुड सेल्फ रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नियमन की संस्था में मीडिया से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन विशेषज्ञ इसे गैर मुनासिब मान रहे हैं। कुछ लोग नियमन की बजाय शिकायत केंद्र जैसा तंत्र विकसित करने के पक्ष में हैं। हमारे देश में एक कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल फॉर मीडिया, प्रिंट एंड टेलीविज़न अगर स्थापित किया जाता है, उसके पास कंप्लेंट्स आए, कोई इंडिपेंडेंट जज या सीरीज ऑफ जजेस हो, दे डिसाइड ऑन इट, दे गिव वेरी शॉर्ट टर्म जजमेंट्स एंड से, और अगर आपके पास 3, 4, 5 ऑफेंसेस एक्यूमुलेट होते हो, यू लूज योर लाइसेंस, सिंपल एज दैट। हालांकि देश में इसके लिए और भी कई तरह के विचार सामने आ रहे हैं, लेकिन अब बहस इससे दूर आ चुकी है कि मीडिया की दिक्कतें, मीडिया का भटकाव है। नीरा राडिया प्रकरण से लेकर जी और जिंदल के विवाद तक घटनाओं की लंबी फेहरिस्त है, जिसके जरिए मीडिया ने अपना भरोसा खोया है। मीडिया जिसकी कमाई खाता है, वो है उसकी कमाई हुई साख और भरोसा। लेकिन अगर उस साख और भरोसे पर ही सवाल उठने लगें, आम आदमी मीडिया की कही बात पर भरोसा करना छोड़ दे, तो ये मीडिया के अस्तित्व के लिए ही खतरे की बात है। और इस खतरे से बचने के लिए ज़रूरी है कि मीडिया अपने रोल और अपने काम पर लगातार बहस जारी रखे। लेकिन नज़रिया में इस बहस को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।